अच्छा देखो, इसमें पहला सवाल है, अ डिपार्टमेंट अंडरटेक्स अ वन ऑफ प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेटर्स। एक डिपार्टमेंट में कैलकुलेटर्स बनते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ द प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट्स ऑफ विच 200 यूनिट्स आर कंप्लीट एंड 800 यूनिट्स आर 25% कंप्लीट। 200 कैलकुलेटर्स जो है ना वो पूरे के पूरे 100% बना लिए गए। ठीक है। 800 कैलकुलेटर्स ऐसे हैं जो 25% कंप्लीट हैं। डायरेक्ट कॉस्ट 60,000 है, इनडायरेक्ट कॉस्ट 30,000 है, डिपार्टमेंटल कॉस्ट 10,000 है। सेल्स ऑफ वेस्ट रियलाइज $4,000। व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट? यानी कि जो वेस्ट था या जो कचरा था वो बेचा मैंने और उससे मुझे $4,000 रिसीव हुए। आपको कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। अच्छा देखो, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए जो है वो मैं अपनी टोटल कॉस्ट देखता हूँ कि भाई मेरा कितना खर्चा हुआ, और जितना भी मेरा खर्चा होता है ना उसको जितनी चीज़ें कंप्लीट हुई ना उससे डिवाइड करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे आपको बतानी होगी। लेट से एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले छोटी सी एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट से मैंने जो है ना दो चीज़ें कंप्लीट करी, दो चीज़ें बनाई। ठीक है, ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। अच्छा, पहली चीज़ बनाने के लिए मेरा खर्चा जो है ना वो ₹25 लगा। दूसरी चीज़ बनाने के लिए मेरा खर्चा कितना लगा? ₹25 लगा। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि टोटल कॉस्ट कितनी है, तो आप लोग बोलोगे कि सर पहली चीज ₹25 में बनी और दूसरी चीज भी कितने रुपए में बनी? दूसरी चीज भी ₹25 में बनी। यानी कि अगर आपने ये दो चीजें पूरी पूरी 100% कंप्लीट करी, अगर आपने ये दो चीजें मुकम्मल को मुकम्मल कंप्लीट करी, तो आपका जो टोटल खर्चा लगा ना वो 25 और 25 यानी कि ₹50 लगा। अच्छा, ₹50 में कितने यूनिट्स बने? ₹50 में कितने यूनिट्स बने? आप बोलोगे सर 2 यूनिट्स बने। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे ढूंढोगे? अगर कोई बोलेगा कॉस्ट पर यूनिट बताओ, अगर कोई बोलेगा कि कॉस्ट पर यूनिट बताओ, तो आप बोलोगे कि भाई जो टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर कोई कॉस्ट पर यूनिट पूछेगा ना तो मैं टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा। टोटल कॉस्ट 50 है और नंबर ऑफ यूनिट्स 2 हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मैं 50 को 2 से डिवाइड करूंगा। 50 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो आ जाएगी ₹25। ठीक है जी। मैंने पहली चीज पूरी कंप्लीट करी, दूसरी चीज पूरी कंप्लीट करी। पहली चीज पे 25, दूसरी चीज पे ₹25 लगे, तो टोटल ₹50 लगे। पहली और दूसरी दो चीजें कंप्लीट हुई तो टोटल 2 यूनिट्स होते हैं। तो मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट होगी, मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट होगी वो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी कि कॉस्ट पर यूनिट जो मेरी होगी वो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि 25 होगी। ये एक एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज सुनो। मैंने पहली चीज 100% कंप्लीट करी, दूसरी चीज 25% कंप्लीट 50% कंप्लीट करी आधी, और तीसरी चीज 50% कंप्लीट करी। कहना ये चाह रहा हूँ कि दूसरी चीज को और तीसरी चीज को मैंने 100% मुकम्मल नहीं किया। पहली चीज तो 100% मुकम्मल करी, दूसरी चीज मैंने 50% कंप्लीट करी है, तीसरी चीज मैंने 50% कंप्लीट करी है। अब मुझे बताओ, अगर एक चीज को 100% कंप्लीट करने में ₹25 का खर्चा लगता है, अगर एक चीज को 100% कंप्लीट करने में ₹25 का खर्चा लगता है, तो पहली चीज पे कितने रुपए लगे होंगे? आप बोलोगे ₹25 लगे होंगे। दूसरी चीज पे कितने रुपए लगे होंगे? अगर दूसरी चीज आधी कंप्लीट है, 12.5। ₹12.5 लगे होंगे। तीसरी चीज पे कितने रुपए लगे होंगे? साढ़े साढ़े बारह बारह रुपए लगे होंगे। तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आई? इसका मतलब टोटल कॉस्ट अभी भी कितनी लगी है? आप बोलोगे कि अभी भी टोटल कॉस्ट जो स्टार्ट। है वो 25 प्लस 12.5 प्लस 12.5 है। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि कितने यूनिट्स पर काम किया, तो मैं बोलूंगा 3। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, यानी कि एक यूनिट को 100% कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा लगता है, एक यूनिट को 100% कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा लगता है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 50/3, यानी कि एक यूनिट को 100% कंप्लीट करने के लिए 16.67 का खर्चा लगता है? क्या ये कह सकता हूँ? नो, नहीं कह सकता। जी। नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि एक यूनिट को 100% कंप्लीट करने के लिए, एक यूनिट को 100% कंप्लीट करने के लिए तो जो खर्चा लगता है वो तो ₹25 लगता है। एक यूनिट को 100% कंप्लीट करने के लिए तो ₹25 का खर्चा लगता है। यहां पर मैं कॉस्ट पर यूनिट के लिए 50 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। रीजन ये होगी कि मैं यहां पर जब 3 यूनिट्स ले रहा हूं तो तीनों चीजें पूरी 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 थोड़ी कंप्लीट हुई थी। तो सर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए ऐसे केसेस में क्या करेंगे? ऐसे केसेस में एक हेल्प लेंगे
एक कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है ईपीयू। ईपीयू का मतलब होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ईपीयू का मतलब होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। यानी कि ईपीयू का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो भाई, तुमने पहली चीज पूरी बनाई, दूसरी चीज आधी बनाई, और तीसरी चीज भी आधी बनाई। क्या दो चीजें आधी आधी बनाना, क्या दो चीजें आधी आधी बनाना, क्या दो चीजें आधी आधी बनाना। ऐसा नहीं है कि जैसे आप एक चीज पूरी बना लेते। देखो, इसने एक चीज पूरी बनाई, पूरी बनाई, पूरी बनाई, दूसरी चीज आधी बनाई और फिर तीसरी पे चला गया। अगर ये तीसरी पे नहीं जाता, अगर ये तीसरी पे नहीं जाता, और जितना एफर्ट, जितना टाइम, जितना इसने वक्त, जितना एफर्ट्स यहां पर तीसरी चीज पे लगाए, यही दूसरी चीज पे लगा लेता। तो जो इसने काम किया है ना, जो इसने काम किया है, काम तो इसने पहले यूनिट पर 100%, दूसरे और तीसरे पे 50% किया है, लेकिन ये ऐसा ही है कि जितने काम में ये दो मुकम्मल यूनिट्स बना लेता। ईपीयू मतलब ये है कि मुकम्मल कितने यूनिट्स बन सकते थे। अगर ये मुकम्मल करता पहला यूनिट, फिर दूसरा मुकम्मल करता, फिर तीसरा यूनिट मुकम्मल करता, फिर चौथा यूनिट मुकम्मल करता, और फिर आगे बढ़ता रहता, तो ये 2 यूनिट्स बनाता। तो आप कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप 50 को 2 से यानी कि ईपीयू से डिवाइड करते हो। तो आपको पता चल गया कि भाई एक यूनिट अगर 100% कंप्लीट होना तो उसमें 25 रुपए का खर्चा लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ईपीयू ईपीयू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? देखो, अगर ऐसा कोई केस होगा ना, जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, तो आप बोलोगे पहला यूनिट 100% कंप्लीट है। पहला यूनिट 100% कंप्लीट है तो 1 इंटू 100% कर दो। पहला यूनिट 100% कंप्लीट है तो 1 इंटू 100% कर दो। और दो यूनिट्स ऐसे हैं जो 50-50% कंप्लीट है, तो दो को 50% से मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 100% कर दो, 1 इंटू 100% कर दो, और उसमें ऐड कर दो 2 इंटू 50%। उसमें ऐड कर दो 2 इंटू 50%। दो चीजें ऐसी हैं जो 50-50% कंप्लीट है। 1 इंटू 100% प्लस 2 इंटू 50%। तो आपका ईपीयू आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि एक चीज 100% कंप्लीट है, वो 1 के बराबर है। दो चीजें 50-50% कंप्लीट हैं, दो चीजें 50-50% कंप्लीट है, 0.5 होता है, यानी कि वो भी 1 के बराबर है, तो 1 + 1 2 आ गया। और कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपने क्या करना है, टोटल कॉस्ट को आपने ईपीयू से डिवाइड करना। क्लियर है? अब यहां पर इस सवाल में अगर आते हैं, बोलता है डिपार्टमेंट अंडरटेक्स अ वन ऑफ प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेटर्स। एट द एंड ऑफ द मंथ द प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट्स, ऑफ विच 200 यूनिट्स आर कंप्लीट एंड 800 यूनिट्स आर 25% कंप्लीट। तो ईपीयू क्या आएगा? ईपीयू क्या आएगा? 200 चीजें ऐसी हैं, 200 चीजें दो ऐसी सौ हैं इंटू जो 100% हंड्रेड कंप्लीट है, और 800 चीजें ऐसी हैं जो 25 25 25 जो 25 25 25%। 25 25% कंप्लीट है। 800 चीजों को 25-25% कंप्लीट करना ऐसा ही है कि 200 यूनिट्स को टोटल 100% कंप्लीट करना, तो ईपीयू 400 आएगा। अच्छा, जो टोटल कॉस्ट होगी, वो मेरी जेब से खर्चा कितना लगा, वो बोलता है कि डायरेक्ट कॉस्ट लगी 60,000 की। उसके बाद फिर आपके जेब से इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी 30,000 की। उसके बाद फिर आपकी जेब से डिपार्टमेंटल कॉस्ट लगी 10,000 की। उसके बाद बोलते हैं सेल्स ऑफ इट्स रियलाइज्ड 4,000। यानी कि कुछ कचरा बचा था, कचरा बेचकर 4,000 रुपए रिकवरी हो गई, कचरा बेचकर 4,000 रुपए की इनकम हो गई, कचरा बेचकर कुछ 4,000 रुपए कॉस्ट में कमी हो गई। तो आप 60 को, 30 को और 10 को ऐड करोगे, 60 30 10 को नाइन्टी ऐड सिक्स कर थाउजेंड और उसमें से 4,000 माइनस करोगे, नेट खर्चा आपका 96,000 है। 96। कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए 96,000 को 400 से डिवाइड करोगे, 240 आपका आंसर बनेगा। यानी कि 1 का आंसर होगा बी। क्या ये बात क्लियर है? बहुत अच्छे से। ठीक है। 2. A department makes radios. The production at the end of the month was 1,000 units, of which 600 units were complete and 400 units were 50% complete. Material, labor और departmental overheads के खर्चे हैं. What is the cost per unit? Again EPU निकालोगे। EPU कैसे आएगा? सर 600 चीजें ऐसी हैं, 600 चीजें ऐसी हैं जो 100% कंप्लीट है। 600 चीजें ऐसी हैं जो 100% कंप्लीट है। और 400 चार चीजें सौ ऐसी पचास हैं, परसेंट 400 ऐसी चीजें हैं जो 50% कंप्लीट है। तो आपका ईपीयू 800। अच्छा, आपकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट आपकी है 60,000 की एक कॉस्ट है, 30,000 की दूसरी कॉस्ट है, 10,000 की तीसरी एक कॉस्ट है। लाख तो आप कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को ईपीयू से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर 125 आ जाएगा, यानी कि 2 का आंसर सी होगा।
बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे ये सवाल सॉल्व। ठीक है जी, दोनों सवालों में कोई मसला आई होप के नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है, बिजनेस यूजेस जॉब कॉस्टिंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ व्हीकल रिपेयर जॉब्स। कंपनी जॉब कॉस्टिंग यूज करती है। जॉब कॉस्टिंग यूज करने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जॉब या एक पर्टिकुलर टास्क या एक पर्टिकुलर जो मुझे काम आया है उसके लिए खर्चा कैलकुलेट करती है। और वो बोलता है कि कंपनी जो है ना व्हीकल रिपेयर की जॉब्स की कॉस्टिंग की कैलकुलेशन करती है। यानी कि समझ लो कि एक मैकेनिक की दुकान है, वो मैकेनिक ये हिसाब किताब लगाता है कि भाई किसी एक्स बंदे की, वाई बंदे की, ए बंदे की, बी बंदे की गाड़ी मेरे पास रिपेयर के लिए आई, तो उसमें मैंने कितना कितना खर्चा लगाया, कितना लेबर को दिया, कितना मटीरियल लगा, कितने स्पेयर पार्ट्स लगे। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस। ओवरहेड्स को एलोकेट करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करता हूँ। दो कॉन्सेप्ट से, एक मार्जिनल कॉस्टिंग है, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट में हम लोग ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते थे, इंक्लूड करते थे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस मेथड ऑफ एलोकेशन? ओवरहेड्स विल इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट। देखो कभी भी आप किसी भी जॉब की, एक मैकेनिक किसी भी जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करेगा तो वो बोलेगा कि भाई एक्स बंदे की, वाई बंदे की, लेट से रेहान की गाड़ी बनने आई, रेहान की गाड़ी बनने आई, उसमें 500 रुपए का मटेरियल लगा। रेहान की गाड़ी बनने आई, उसमें मेरे छोटे ने काम किया, छोटे को मैंने 300 रुपए दिहाड़ी दी। रेहान की गाड़ी बनने आई, उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लगे? वेरिएबल ओवरहेड्स कोई भी ऐसे ओवरहेड जो यूनिट्स के साथ वेरी करते हो, 200 रुपए लगे। और उसमें फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी शामिल किया जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी शामिल किया जाएगा। और वो मैकेनिक ये हिसाब लगाएगा कि भाई रेहान की गाड़ी बनने आई थी, मेरा टोटल खर्चा जो है वो 1100 है, मैं इसमें अपना जो है वो 400 रुपए प्रॉफिट रखता हूँ। और रेहान से जो है ना वो टोटल जो पैसे मांगता हूँ ना, टोटल जो मैं पैसे मांगता हूँ, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है मेरी इस चीज की एक तरह से, वो होगी 1500 रुपए। ठीक है, तो बिल्कुल ए ही सही है। यानी कि जब आप ओवरहेड्स को शामिल करते हो तो फिक्स वेरिएबल दोनों ओवरहेड शामिल करते हो अपनी जॉब में, क्योंकि आपने हर तरह के ओवरहेड्स की रिकवरी उसी से करनी होती है। वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब ये है कि बिजली जितनी इस्तेमाल हुई। फिक्स ओवरहेड सच एज रेंट है। अब रेंट पूरे महीने का लेट से 30,000 है, तो अगर पूरे महीने में 300 व्हीकल्स रिपेयर होती हैं तो 30,000 को 300 से डिवाइड कर कर मैं एक तरह से एक अंदाजन रेंट की अमाउंट भी इसमें इंक्लूड करूंगा कॉस्ट में। और फिर अपने कस्टमर से जब बिल लूंगा तो मैं ये दिमाग में रखूंगा कि मुझे रेंट भी देना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है, मैंने जो मटेरियल लगाया उसका खर्चा भी देना है, और मैंने जो लेबर लगाया है उसका खर्चा भी देना। जब सारे खर्चे बना लूंगा फिर मैं 300, 400, 500, 1000 रुपए अपना प्रॉफिट रखूंगा और फिर कस्टमर से पैसे मांगूंगा ताकि मैं कमा भी लूं और सारे खर्चे भी रिकवर हो जाएं। 3 का आंसर ए होगा। 4 पर चलते हैं। सोप मैन्युफैक्चरिंग यूजेस बैच कॉस्टिंग। अच्छा सर, बैच कॉस्टिंग क्या होता है? बैच कॉस्टिंग तब अप्लाई होता है जब एक साथ बैचेस में चीजें बन रही हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ आप जैसे लेट से कोई टॉफी वगैरह खरीदते हो तो उसके पीछे बैच नंबर लिखा हुआ होता है। इसी तरह से एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। अच्छा, सोप नहीं है, सूप है। तो खैर, अ सूप मैन्युफैक्चरर यूजेस बैच कॉस्टिंग, यानी कि वो जब सूप बनाते हैं तो वो बैचेस में बनाता है। जिस तरह से सूप वाला एक उसने अपना ठेला लगाया, उसने बोला भाई मैं 5 लीटर, 5 किलो या 25 किलो सूप बना रहा हूँ। 25 किलो में इतना पानी गया, 25 किलो में इतना कॉर्नफ्लोर गया, 25 किलो में इतने अंडे गए, 25 किलो में इतनी चिकन गई, 25 किलो में इतना कॉर्नफ्लोर गया या कॉर्न्स गए, एक्स वाई जेड। तो उसने एक साथ कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। इट रिड्यूसेस अ बैच ऑफ 10,000 टेन्स ऑफ सूप। अच्छा, इस बंदे ने जो एक साथ सूप बनाया है वो 10,000 टेन्स का बनाया है, विद अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ 2500। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट सूप वाले के लिए क्या हो सकती है? चिकन हो सकता है, कॉर्नफ्लोर हो सकता है, पानी हो सकता है, अंडा हो सकता है। डायरेक्टली में इन्वॉल्व 200 आवर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2000। अच्छा, मजदूरों ने जिन्होंने वो बनाया उन्होंने 2000 रुपए लिए इससे। एंड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ $15 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ओवरहेड्स का यानी कि बिजली का या दीगर दूसरे खर्चे जो हैं वो 15 रुपए पर आ रहे हैं, जितने घंटे लेबर काम करता है। और लेबर ने क्योंकि 200 घंटे काम किया तो 15 रुपए के हिसाब से 200 घंटे का ओवरहेड्स का खर्चा इसने हमें बोला है इस तरह से कैलकुलेट करना। तो ये इसके सारे खर्चे लगे। इसके खर्चों का टोटल कितना आया? इसके खर्चों का टोटल 7,500 आया। अच्छा, कितने यूनिट्स बने, कितने सूप्स बने 7,500 में? 10,000। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए जो टोटल कॉस्ट है इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, 0.75, यानी कि 4 का आंसर होगा डी। क्लियर है? अच्छा जी, अगला। अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर 20,000 ब्रिक्स। एक कस्टमर ने 20,000 ईंटें बनाने का आपको ऑर्डर दिया। एक कस्टमर ने बोला मुझे 20,000 ईंटें बनाकर दे दो। विच कॉस्टिंग मेथड विल द सप्लायर यूज टू प्राइस दी ऑर्डर? सप्लायर कौन सा मेथड यूज करेगा?
देखो जनरली जो ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन है वो बैचेस में होती है। बैचेस का मतलब ये है कि एक साथ 20,000 ब्रिक्स जो है उसका सीमेंट का मिक्सचर तैयार किया जाएगा। हर ब्रिक की अलग कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करी जाएगी, और फिर उसको जो टोटल खर्चा है, जिस तरह से ये सूप बनाया था टोटल खर्चा था, उसको यूनिट से डिवाइड करेंगे, लिहाजा 5 का आंसर ए होगा। 6 में बोलते हैं इन अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम व्हाट इज द करेक्ट एंट्री टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ अनयूज्ड डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर्स। अच्छा देखो, किसी जॉब पर अगर मटेरियल इस्तेमाल होता है ना, किसी जॉब पर अगर मटेरियल इस्तेमाल होता है, यानी कि मैं एक जॉब कार्ड बनाता हूं, मैं उसमें लिखता हूँ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स कितने लगे। जब किसी जॉब पर मटेरियल इस्तेमाल होता है तो होता कुछ इस तरह से कि देखें, एक आपके पास स्टोर डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, जहां पर सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। रॉ मटेरियल स्टोर्स डिपार्टमेंट से मैं जॉब पर यूज करने के लिए मंगवाता हूँ। मिसाल के तौर पर लेट से अगेन मैकेनिक की एग्जांपल ले लो। स्टोर में 2000 टायर्स पड़े हुए हैं, स्टोर में 2000 टायर्स बने हुए पड़े हुए हैं। एक बंदा मैकेनिक के पास आया, बोला यार मेरी गाड़ी के जो चारों टायर्स है ना, या जितने भी टायर्स खराब है वो बदल दो। तो मैंने स्टोर से 4 टायर्स लिए होंगे, मैंने स्टोर से 4 टायर्स लिए होंगे उसकी गाड़ी के लिए। मैंने एंट्री पास करी होगी WIP डेबिट 4 टायर्स के लिए। ठीक है ना, स्टोर से टायर्स लेकर आया तो मैंने डबल एंट्री पास करी होगी। मान लो कि एक टायर जो है वो 10,000 का है, तो मैंने WIP डेबिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, या जॉब का अकाउंट डेबिट, जॉब का अकाउंट डेबिट किया होगा, और इन्वेंट्री को क्रेडिट किया होगा क्योंकि इन्वेंट्री मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं काम करने बैठा और इस गाड़ी को सही करने बैठा तो मुझे यूं लगा कि चारों टायर्स बदलने की जरूरत नहीं है, एक टायर सही है, एक टायर सही है, एक टायर में कोई मसला नहीं है। तो वो मैंने अपने स्टोर्स को वापस दे दिया होगा। तो जब मैंने स्टोर्स को वापस दिया होगा ना, एक टायर वापस किया, तो मैंने एंट्री पास करी होगी इन्वेंट्री डेबिट और WIP क्रेडिट 10,000। ठीक है, और ये मैंने स्टोर्स को वापस दे दिया होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो एंट्री पास होगी ना, स्टोर्स का अकाउंट डेबिट होगा, और या इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट होगा, या स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, और WIP क्रेडिट होगा। जब आप मटेरियल वापस करते हो तो ये एंट्री पास करते हो। अच्छा, यहाँ पर इन्वेंट्री से रिलेवेंट कुछ डबल एंट्रीज के मैं आपको वीडियो लेक्चर का लिंक दे दूंगा। इन्वेंट्री से रिलेवेंट कुछ डबल एंट्रीज हैं, वो आप मुझसे लिंक ले लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, खैर उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जॉब कॉस्ट की शो द फॉलोइंग एस्टिमेट्स: मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड्स कितने लगे, प्रॉफिट कितना है, और प्राइस ऑफ जॉब कितनी है। द जॉब एक्चुअली टुक 25% मोर लेबर आवर्स देन वेर एस्टिमेटेड। अच्छा, ये एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब अंदाजा, एस्टिमेट का मतलब अंदाजा। किसी ने अंदाजा लगाया कि भाई 680 का मटेरियल लगेगा, अंदाजा लगाया कि भाई लेबर जो है ना वो $200 देगा, अंदाजा लगा कि ओवरहेड्स के $100 का खर्चा होगा, अंदाजा लगा कि भाई तकरीबन 280 का हम अपना प्रॉफिट रख लेंगे, और अंदाजा लगा कि भाई 1260 में ये जो जॉब है वो कंप्लीट कर कर हम कस्टमर को बेचेंगे। मिसाल के तौर पर अगेन मैकेनिक ले लो। मैकेनिक ने सोचा कि भाई 680 का मेरा सामान लगेगा, 200 रुपये मेरे मजदूर लेंगे, 100 रुपये मेरे दूसरे ओवरहेड, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, हीटिंग, लाइटिंग, डेप्रिसिएशन के खर्चे होंगे, 280 का मैं प्रॉफिट रखता हूँ, और 1260 कस्टमर से मैं ले लेता हूँ, उसमें से 280 प्रॉफिट होगा, बाकी खर्चों के होंगे। लेकिन ये अंदाजा था, लेकिन ये अंदाजा था। जॉब एक्चुअली टुक 25% मोर लेबर आवर्स देन वेर एस्टिमेटेड। एक्चुअली जो है ना वो लेबर आवर्स ज्यादा लगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि मटेरियल का तो खर्चा उतना ही लगा होगा जितना मैंने सोचा। अच्छा, लेबर का खर्चा कितना लगा होगा, लेबर का खर्चा 200 नहीं लगा होगा, लेबर का खर्चा 200 नहीं लगा होगा, बल्कि 200 प्लस 200 का 25% लगा होगा। इसलिए क्योंकि उसने बोला है कि लेबर का 25% ज्यादा टाइम लगा तो ज्यादा कॉस्ट भी लगी होगी, लेबर ने मुझसे ज्यादा पैसे लिए होंगे। उसने बोला है कि लेबर के जितने घंटे आपने सोचे थे ना, उससे 25% ज्यादा घंटे इस्तेमाल हुए। अच्छा, एक तो इस तरह से कर सकते हो कि 200 प्लस 200 का 25% कर लो। दूसरा इस तरह से भी कर सकते हो कि देखो $200 की कॉस्ट है और लेबर को 1 घंटे के $20 देता हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे अंदाजे के मुताबिक ये काम 10 घंटे में होना चाहिए था। अलबत्ता ये काम कितनी देर में हुआ, ये काम 10 घंटे में नहीं हुआ, बल्कि 10 + 10 का 25% 12.5 घंटे में हुआ। 1 घंटे के $20 देता हूं तो 12.5 इंटू 20 कर भी 250 बन सकता था। ऐसे भी आप वर्किंग कर सकते हो। अच्छा, ओवरहेड्स कितने लगे होंगे, ओवरहेड्स 1 घंटे के 10 रुपए होते हैं। ओवरहेड्स कितने होते हैं, ओवरहेड्स 1 घंटे के 10 रुपए होते हैं। तो अब क्योंकि 12.5 घंटे लगे हैं, अब क्योंकि 12.5 घंटे लगे हैं और 1 घंटे के 10 रुपए में पे कर रहा हूं, तो ओवरहेड्स भी 125 लगे होंगे। ओवरहेड्स जो लगे होंगे वो भी 125 लगे होंगे। इसका मतलब मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ, 1055। मैंने कस्टमर से मांगा कितना, मैंने कस्टमर से मांगा कितना, मैंने कस्टमर से मांगा कितना था, 1260।
तो एक्चुअली मेरा जो प्रॉफिट है ना, एक्चुअली मेरा जो प्रॉफिट है वो मुझे कितना हुआ, 1260 माइनस 1055 यानी कि 205 का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है जी। देखिए ये एस्टिमेट से, अंदाजों की बुनियाद पर कस्टमर से मैंने 1260 मांग लिए, लेकिन जब एक्चुअली काम हुआ तो इस खर्चे में इजाफा हुआ 25%, लिहाजा मैंने कमाया 205 रुपए। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ जॉब कॉस्ट शीट? जॉब कॉस्ट शीट एक शीट होती है जिस पर सारी कैलकुलेशंस होती हैं कि भाई कितना खर्चा लगेगा। तो आपके पास इसका आंसर जो होगा, टू लेट द बिजनेस फाइंड द प्राइस फॉर अ कोटेशन। जॉब कॉस्ट शीट एक शीट होती है, जॉब कॉस्ट शीट एक शीट होती है जिसपे लिखा जाता है कि इस काम को करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, ओवरहेड्स कितने लगेंगे, हम अपना प्रॉफिट कितना रखें, और कस्टमर को हम ये चीज कितने रुपए में बेचें। यानी कि ये जो ऊपर चीज बनी हुई है यही जॉब कॉस्ट शीट होती है। तो वो पूछता है कि जॉब कॉस्ट शीट जो है उसका क्या पर्पज होता है, तो डी होता है टू लेट द बिजनेस फाइंड द प्राइस फॉर अ कोटेशन। यानी कि ये हमें हेल्प करता है एक कोटेशन ढूंढने के लिए कि भाई मैं कस्टमर से कितने पैसे मांगू। 9 है, विच बिजनेस वुड यूज अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? कहां पर जॉब कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है उसकी एग्जाम्पल बताओ। अच्छा जी, जॉब कॉस्टिंग तब इस्तेमाल होता है, जॉब कॉस्टिंग तब इस्तेमाल होता है जब मैं कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पर, जब मैं कस्टमर की कोई स्पेशल गाइडेंस पर काम करूं। चॉकलेट फैक्ट्री, क्या तुम कोई चॉकलेट खाते हो तो तुमने कंपनी को बताया था कि भाई इस तरह की चॉकलेट बनाना और ऐसे रैपर में पैक करना? नहीं, सबके लिए एक ही तरह की आती है। डेयरी सर मिल्क इसका सी फार्मर, होगा ना? इसका आंसर सी होगा। अ हाउस बिल्डर, अ हाउस बिल्डर इसलिए होगा क्योंकि जब हम घर बनवाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दूं, भाई मुझे इतने वॉशरूम चाहिए, इतने जो है वो बेडरूम चाहिए, इधर किचन चाहिए। तो आप काम जो होता है वो आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है। 10 पर आ जाता है, कंपनी इज आस्क्ड टू मेक अ न्यू मशीन फॉर अ कस्टमर, इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एस्टिमेट्स। Material will cost 1100, labor will be 30 hours at a cost of 14. The company charges overheads at $10 per labor hour and has a markup of 30% on total cost. What is the price of the job cost sheet? बड़ा आसान है। मटेरियल का खर्चा कितना है भाई? मटेरियल का खर्चा जो है वो 1100 है। ठीक है जी। लेबर का खर्चा कितना है? लेबर का खर्चा जो है वो 30 घंटे हैं और 1 घंटे के 14 रुपए हैं, तो ये हो गए 420। उसके बाद फिर ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितने होते हैं? ओवरहेड्स 10 पर आवर होते हैं, 10 पर आवर होते हैं, तो 30 घंटों के 10 रुपए के हिसाब से ओवरहेड्स का खर्चा हो गया 300। अच्छा, सारे खर्चे टोटल अगर कर लें तो 820 हो गए। लिखा हुआ था कंपनी चार्जेस ओवरहेड्स $10 पर लेबर आवर एंड हैज अ मार्कअप ऑफ 30% ऑन टोटल कॉस्ट। यानी कि कंपनी ने प्रॉफिट कितना रखना है? कॉस्ट का 30%। कंपनी ने प्रॉफिट कितना रखना है? कॉस्ट का 30%। तो कॉस्ट का 30% लिया, 546 आ गया। तो जो प्राइस होगी, जो प्राइस होगी वो कितनी होगी? 1820 प्लस 546 यानी कि 2366 की प्राइस होगी। जो कॉस्ट है उसमें हमें उसका 10% ऐड करना था। ठीक है। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग? जॉब कॉस्टिंग है इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ईच कॉस्ट यूनिट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि जब मैं किसी के लिए, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वाली एग्जांपल ले लो, तो किसी का घर बना रहा हूं तो मुझे नजर आ रहा होगा ये मिस्टर ए का घर बना रहा हूँ, ये मिस्टर बी का घर बना रहा हूँ, ये मिस्टर सी का घर बना रहा हूँ। तो आइडेंटिफाइबल होता है। प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव ऑपरेशन, प्रोडक्शन में एक ही तरह की चीजें हो रही होती हैं। मुमकिन तौर पर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मुमकिन तौर पर बिल्कुल गलत बात है। रिपीटेटिव प्रोसेस तब होता है, फॉर एग्जांपल जब आप बैच कॉस्टिंग कर रहे हो, एक ही तरह की चॉकलेट्स बन रही हैं, एक ही तरह के सोप बन रहे हैं। प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर्स, ये तो जॉब कॉस्टिंग की प्रॉपर्टी है। प्रोडक्शन इज यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, आम हालात में शॉर्ट ड्यूरेशन की जो होती है वो पूरी के पूरे, मतलब आप किसी के लिए काम करते हो तो ऐसा नहीं होता कि सदियों के लिए कर रहे हो। तो बी इसका आंसर होगा 11 का। ठीक है। कौन सा नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, ये पूछा था। 12 विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब जॉब कॉस्टिंग? इसमें से कौन सी चीज जो है वो जॉब कॉस्टिंग को बेस्ट डिस्क्राइब करती है? अ कॉस्टिंग मेथड दैट कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ मीटिंग अ स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर। कस्टमर का स्पेसिफिक ऑर्डर मीट करने के लिए कितना खर्चा किया गया, इसकी कॉस्ट होती है। तो समझ में आ गया भाई सब, ये 12 सवाल थे।